हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप लोगों का परचम क्लासेस पे। आज के सेशन में हम लोग बैंकिंग को समझेंगे। वी हैव कंप्लीटेड आवर मनी पोर्शन, मनी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बैंकिंग की तरफ मूव करेंगे और फिर हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है, जिसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे, जहां पे मनी और बैंकिंग दोनों का काम आएगा। तो हम लोग अब एक सेक्शन समझ चुके हैं, अब सेकेंड सेक्शन पे चलते हैं हमारे थर्ड सेक्शन को समझने के लिए। तो अब देखते हैं कि बैंक क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, कैसे काम आता है। उससे पहले आप लोगों को मैं एक जानकारी दे दूं, अगर आप में से कोई एस्पिरेंट एसएससी टीयर 1 की टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहा है तो बिल्कुल परेशान ना होइए। परचम क्लासेस आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान लेके आया है। आप लोग अगर एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी परचम क्लासेस की ऐप पर आपको एनरोलमेंट दिखाई देगा, आप कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो ये बैंक है ये करते क्या है, क्यों हमने बैंकों को बनाया। इस दुनिया में कोई भी चीज बनी है उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होती है। तो इन बैंकों के पीछे क्या वजह थी, पहले उसको समझते हैं। इसके लिए हमको जानना होगा एक चीज जिसको कहते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पेपर में क्वेश्चन भी बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के कारक हैं या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हिंदी वाले एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक ये क्या होते हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्शन में आपकी मदद करते हैं, मतलब जिनके बिना प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। मैंने कहा कि बच्चों आप लोगों को ना चिप्स बनाना है, चिप्स लेज बनाना है, अंकल चिप्स बनाना है। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको फैक्ट्री लगाने के लिए एक जगह चाहिए, यानी लैंड चाहिए। यानी सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले हमको लैंड चाहिए, यानी जमीन चाहिए। अब लैंड के बाद आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग चाहिए, यानी लेबर चाहिए, श्रमिक चाहिए। दूसरे नंबर पे हमको क्या चाहिए, हमको लेबर चाहिए। फिर हम लोगों को क्या चाहिए, मशीनें, पैसा, इन्वेस्टमेंट, ये सब करना पड़ेगा हमको, यानी अपने को कैपिटल चाहिएगा, अपन को कैपिटल चाहिएगा। और फिर हमको क्या चाहिएगा, देन हमारे पास दिमाग होना चाहिए कि काम करना कैसे है। एंटरप्रेन्योरशिप हमें आना चाहिए, हमको काम करना आना चाहिए। हमारे पास स्किल होनी चाहिए उस काम को करने की, हमारे पास उद्यमिता होनी चाहिए उस काम को करने की स्किल होनी चाहिए। ये चार चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। अब इन चार चीजों से हम कमाई कैसे करते हैं, हम इनकम कैसे जनरेट करते हैं, उनको कहते हैं हम फैक्टर ऑफ इनकम। फैक्टर ऑफ इनकम, आय के कारक। हिंदी वाले एस्पिरेंट क्या कहेंगे, आय के कारक, यानी फैक्टर ऑफ इनकम। अब एक बात को समझना, आपको मान लीजिए कोई शर्ट प्रोड्यूस करनी है, कोई शर्ट बनानी है। शर्ट बनाने के लिए भी आपको लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। मैंने कहा आपको गाड़ी प्रोड्यूस करनी है, गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है। गाड़ी बनाने के लिए भी आपको यही चार सारी चीजें चाहिए। जहां पे प्लांट लगाओगे जमीन चाहिए, जमीन के साथ आपको गाड़ी में काम करने वाले लोग चाहिए, उस प्लांट में काम करने वाले लोग चाहिए, यानी लेबर चाहिए। आपके पास पैसा होना चाहिए, बहुत सारी मशीनें चाहिए, आप लोगों को पैसा चाहिए, यानी कि कैपिटल चाहिए। और फिर साथ में आपके पास दिमाग होना चाहिए कि ये गाड़ी बनेगी कैसे, ये काम कैसे चलेगा, ये रन कैसे करें इस प्रोजेक्ट को। ये चार चीजें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। आप पिन से लेके प्लेन तक कुछ भी बना लीजिए, आपको यही चार चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब इन चार चीजों से हम इनकम कैसे जनरेट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी लैंड पड़ी है, बहुत सारी जमीन पड़ी है, और मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे लथार्जिक सा, मैं बिल्कुल लेजी सी हूं, मेरा शरीर मेहनत नहीं करना चाह रहा है। मैं इस लैंड से कमाई कैसे कर सकती हूं? मेहनती तो मैं हूं नहीं कि मैं लैंड पे जाके खेत बो दूं, अपना पूरा बढ़िया सी खेती कर दूं, एग्रीकल्चर कर लूं और मैं उसको बेच के कमा लूं। मेहनत तो मैं कर नहीं पा रही हूं। तो मैं इस जमीन से कैसे कमाई कर सकती हूं? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग दिमाग में। हम इस लैंड को रेंट पे दे देंगे, यानी रेंट कमाई का एक तरीका है, किराया कमाई का एक तरीका है। फिर लेबर, अगर मैं कहीं पे लेबर हूं, जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक लेबर हूं, या मैं कहीं पे काम कर रही हूं, आप कहीं पे ज्वाइन करेंगे, आप कहीं पे ऑफिस में जाएंगे, आप वहां पे लेबर की तरह काम कर रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको वेजेस मिल रहा है, बिकॉज हमको तनख्वाह मिल रहा है, हमको वेजेस मिल रहा है, हमको तनख्वाह मिल रहा है, हमको सैलरी मिल रही है। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारा कैपिटल है, मैं उस कैपिटल से कैसे कमाई कर सकती हूं, मैं उस कैपिटल से लाभ कैसे कमा सकती हूं? उस कैपिटल से मैं ब्याज की कमाई कर सकती हूं, यानी कि इंटरेस्ट कमा सकती हूं। मैं ब्याज को अर्न कर सकती हूं, मैं इंटरेस्ट कमा सकती हूं। और दिमाग से
बुद्धि से, एंटरप्रेन्योर से, स्किल से मैं प्रॉफिट कमा सकती हूं, मैं मेरे बिजनेस को रन कर सकती हूं। यही 4 चीजें होती हैं कमाई की। इसके 5वां कोई तरीका नहीं है कमाई करने का। आप कहोगे नहीं नहीं मैम, हम तो एसएससी ऑफिसर बनेंगे, हमने एक नया तरीका खोज दिया कमाई का। नो, वेजेस में आ जाओगे, एसएससी ऑफिसर बनोगे, सैलरी लेके काम कर रहे हो। कमाई कैसे हुई? सैलरी की। आप कहोगे नहीं मैम, हम ऑफिसर नहीं, हम तो बिजनेस करेंगे। बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाओगे, लाभ का रूप हो गया आपके पास। अब आप में से कोई ये कह देगा नहीं मैम, हम तो अपना घर ना ऐसे बहुत सारे घर खरीद के उस पे बैठ के खाएंगे, यानी कहने का मतलब आप लोग रेंट पे देंगे। यही 4 तरीके हैं दुनिया में कमाई के। 5वां कोई वाइट कमाई करने का कोई तरीका नहीं है। कोई कहेगा मैम हम शेयरों से कमाएंगे, अरे वो भी तो एक बिजनेस है, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है, वो भी तो एक इंटरेस्ट कमाने का तरीका है। मैम हम तो ना बैंक खोल लेंगे, बैंक खोल लोगे तो एक बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट। यानी यही 4 तरीके हैं आपके पास कमाई के, और यही 4 तरीके हैं आपके पास उत्पादन के, यानी कि प्रोडक्शन के। अब होता क्या है, पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन फैक्टर ऑफ इनकम है या नहीं है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको बैंक पढ़ना है। मैम बैंक में इन सब चीजों का क्या काम है? बिल्कुल है, अभी समझना। मैं इसमें से एक पेयर बोर्ड पे लिखा छोड़ दूंगी, बाकी सब मिटो रही हूं, बाकी सब रब कर रही हूं। आप बताइए कौन सा मैं एक पेयर जो है वो मैं यहां पे लिखा हुआ छोड़ दूं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सेकंड पॉइंट को लिखा हुआ छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम रब कर देते हैं। ठीक है, बाकी सबको हम रब कर रहे हैं। और मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में बैंक को बिठा दिया। इन दोनों के बीच में मैं बैंक को बिठा रही हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बस लेबर और वेजेस छोड़ दी, और बीच में मैंने बिठा दिया बैंक। बीच में क्या बिठा दिया? बैंक। अब क्या होगा, मैं कहीं पे लेबर की तरह काम कर रही थी और मुझे वहां से वेजेस मिल रही थी, मुझे वहां से तनख्वाह मिल रही थी। ये बैंक आकर करते क्या है, इन बैंकों ने आके क्या किया? अब ये जो वेजेस था, यानी मुझे बहुत सारी तनख्वाह मिली थी मेरी कंपनी से, मैंने क्या किया, मेरी वेजेस, मेरी सैलरी मैंने बैंक में जमा करवा दी। बैंक ने क्या किया, मेरा पैसा किसी को लोन में दे दिया। किसको लोन में दे दिया? किसको दे दे? मान लीजिए रतन टाटा को लोन में दे दिया। रतन टाटा को लोन में दे दिया। रतन टाटा क्या करेंगे उस पैसे से? उस पैसे से नई नई इंडस्ट्री बना दी। रतन टाटा ने उस पैसे से नई इंडस्ट्री बना दी और वहां की लेबर को सैलरी दे दी। उस लोन से वहां की लेबर को सैलरी दे दी। लेबर ने क्या किया, वो जो पैसा था जो उनको सैलरी के तौर पे मिला है, वो फिर से जाके उसको बैंक में जमा करवा रहे हैं। पैसा फिर बैंक में पहुंच गया। अब जो पैसा बैंक में पहुंचा, ये क्या करेंगे, इस पैसे, ये बैंक क्या करेंगे, इस पैसे को किसी, मान लीजिए परचम क्लासेस को लोन दे दिया। परचम क्लासेस को लोन दे दिया। परचम क्लास क्या करेगा, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना देगा और उस इंस्टीट्यूट में बहुत सारी फैकल्टी रखेगा और उस पैसे से जो लोन में लिया है, इस फैकल्टी को सैलरी दे रहा है। और उनमें से एक मैं भी थी, मुझे भी सैलरी मिली और मैं भी वो सैलरी लेके फिर से उसी बैंक में पहुंच गई। यानी बैंक क्या कर रहे हैं, आपके पैसे को किसी और का बना रहे हैं, किसी और के पैसे को फिर किसी थर्ड पार्टी तक पहुंचा रहे हैं, फिर किसी के पैसे को फोर्थ पार्टी तक पहुंचा रहे हैं, यानी इसकी टोपी उसके सर कर रहे हैं। अगर मैं बीच में से इस बैंक को हटा दूं तो क्या होगा, मेरी जो वेजेस मेरी पॉकेट में आई थी बस वो वहीं तक रह जाती। ना कोई रतन टाटा को लोन मिलता, ना कोई परचम क्लासेस का एक्सपेंशन होता, कुछ भी नहीं होता। कहने का भाव क्या है, ये बैंक जो है ये इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, ये बैंक जो है ये इकोनॉमी को एक्सपैंड कर रहे हैं, इकोनॉमी के साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, इकोनॉमिक साइकिल को कंप्लीट करते हैं, अर्थव्यवस्था के चक्र को पूर्ण करते हैं। यानी बैंक का फंक्शन क्या हो गया, द कंप्लीट्स साइकिल ऑफ इकोनॉमी, द कंप्लीट्स साइकिल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के साइकिल को पूरा कर रहे हैं, इसका पैसा उसके सर कर रहे हैं। अब कोई भी इस दुनिया में काम करता है फ्री में नहीं करता, कुछ तो बैंकों को भी लाभ होता होगा ना, ये काम कर रहे हैं। बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, बैंकों को क्या बीच में बचत होती है इसका पैसा उसको देने में, अब उसको समझते हैं हम। देखना, बैंक है, इस बैंक के अंदर 2 तरीके के लोगों का आना जाना लगा रहता है।
एक वो लोग हैं जो डिपॉजिटर हैं, जो अपना पैसा जमा करवाने आए हैं, जिसको कह रहे हैं हम जमा करता। और एक वो लोग होते हैं जो लोन लेने आए हैं, जो बैंक से लोन लेने आए हैं। बैंक क्या करता है, कैसे प्रॉफिट कमाता है? जो भी इंसान बैंक में डिपॉजिट करवाने आया है, मान लीजिए उसने 100 रुपीज बैंक में जमा करवा दिए, बैंक उसको क्या कहेगा कि हम आपको 4% का इंटरेस्ट देंगे, हम आपको 4% का इंटरेस्ट देंगे, हम आपको 4% का ब्याज देंगे। यही होता है। हम बैंक में पैसा जमा क्यों करवाते हैं? ताकि हमको इंटरेस्ट मिले, हमारे अकाउंट्स पे हमको इंटरेस्ट मिलता है, इसी वजह से हम अकाउंट्स में पैसा इकट्ठा करते हैं। अब बैंक के पास जो ये 100 रुपए आए हैं, बैंक क्या करेगा? बैंक इस 100 रुपए को इस लोन देने वाले, इस लोन लेने वाले व्यक्ति को दे देगा। ये कहेगा लो तुम 100 रुपए लोन ले लो, और इस 100 रुपए पे तुम मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट दे देना। अब इस बात को समझो तुम, ये जो 100 रुपया बैंक में आया था, उसके ऊपर खर्चा कितना कर रहा है बैंक? ओनली 4%, यानी 4 रुपीज। और यहां पे बैंक ने इसी 100 रुपए पे कमाई कितनी कर ली, इनकम कितनी कर ली? 12% की, यानी कहने का भाव क्या है, 12 रुपए की कमाई कर ली और 4 रुपए का खर्चा कर दिया। बीच में 8%, ये बैंक का स्प्रेड है। इकोनॉमी की सेंस में इसको क्या कहते हैं? ये बैंक का स्प्रेड है, ये बैंक का लाभ है, बैंक का स्प्रेड है। अब तुम इस बात को समझना, अगर बैंक के अंदर बहुत सारा डिपॉजिट आ रहा है लेकिन कोई लोन लेने वाला नहीं आया, तो क्या बैंक चलेंगे? आप कहोगे मैम कैसे चलेंगे, वो तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि जहां से उनको कमाई हो रही है वो वाला सिस्टम ही अगर हम खत्म कर दें तो ये 4% इंटरेस्ट इनको कहां से देंगे? ये 4% इंटरेस्ट तभी दे पा रहे हैं क्योंकि पीछे वाली पार्टी से इन्होंने 12% ले लिया। समझ रहे हो इस बात को? यानी अगर लोन लेने वाले लोग बैंक में ना आए तो बैंक बर्बाद हो जाएगा। अब इस बात को भी समझो, अगर डिपॉजिटर बैंक में नहीं आए, अगर डिपॉजिटर बैंक में नहीं आए तो क्या बैंक चलेगा? तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी बैंक है वो करेंसी को प्रिंट थोड़ा ना कर रहा है, वो करेंसी को छाप थोड़ा ना रहा है, वो तो हमारी जमा की गई, हमारा डिपॉजिट किए गए पैसे को लोन देता है। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? यानी कहने का भाव क्या है कि अगर डिपॉजिटर नहीं रहेंगे तो भी बैंक बर्बाद है, और अगर लोन लेने वाले नहीं रहेंगे तो भी बैंक बर्बाद है। यानी बैंक के लिए यही दो भगवान हैं, एक राधा एक कृष्णा, यानी एक डिपॉजिटर और एक लोन लेने वाले। और इस तरीके से बैंक ये चाहता है कि मैं बहुत सारा लोन दुनिया में बांटूं, सो दैट मेरे को ज्यादा कमाई हो, सो दैट आई कैन जनरेट मोर एंड मोर एंड मोर इनकम। इस वजह से जो बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट भी लेना चाहता है। लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं करने देता उसको कि तू अपनी मनमर्जी का कितना भी लोन मार्केट में बांट दे। आरबीआई उसको ऐसा नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता? जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तब हमको समझ आएगा। अभी के लिए हमने ये समझा कि हाउ बैंक कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ इकोनॉमी, बैंक किस तरह से अर्थव्यवस्था का चक्र पूर्ण करता है, एक तो हमने ये समझा। एंड सेकेंड वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ बैंक जनरेट्स इनकम, बैंक का काम कैसे चलता है, बैंक इनकम को जनरेट कैसे करता है। ये दो चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब हम बैंक की हिस्ट्री पे चलते हैं कि जो ये बैंक हैं ये कहां से बने। आप यहां पे देख पा रहे हो जो चीजें मैंने समझाई है ये उसी का ही एक पीडीएफ फॉर्मेट में, पीपीटी फॉर्मेट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहां पे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड था, लेबर था, कैपिटल था और एंटरप्रेन्योरशिप था। फैक्टर ऑफ इनकम में हमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रखा। ठीक है, अब ये बैंक क्या कर रहा है बीच में? बैंक इस पूरे सर्कल को, इस पूरे साइकिल को, इकोनॉमी के पूरे साइकिल को कंप्लीट करता है। कैसे कंप्लीट करता है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, मैंने आपको ऑलरेडी ही एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से बैंक पूरी इकोनॉमी को कंप्लीट करता है। आई होप आपको ये स्लाइड अब समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पे चलते हैं कि दुनिया में कभी तो कोई पहला बैंक बना होगा ना। वो कौन सा था जो दुनिया में पहला बैंक बना था और आज भी एग्जिस्ट कर रहा है? अब हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पे चलते हैं, जो एक फैक्चुअल सा टॉपिक है जिसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। फैक्ट्स हैं, पर जो भी समझने की चीजें हैं हम समझते भी चलेंगे। तो सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। दुनिया का जो फर्स्ट बैंक था, वर्ल्ड का जो पहला बैंक था, उसका नाम था बैंका मॉन्टे डे पास्ची डी सिएना। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत हो, मैं ठीक से इसको प्रोनाउंस नहीं कर रही हूं, मे बी, क्योंकि ये
हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ये इटालियन लैंग्वेज है। तो इटालियन वाले इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट हमने अपने भारत के हिसाब से इसका ऑपरेशन कर दिया है, ठीक है। दिस इज बैंका मॉन्टे डाई पास्ची डी सिएना। ये एक बैंक था जिसकी पिक्चर आप यहां देख पा रहे हो। ये वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक था जिसका हेडक्वार्टर इटली में है। 1472 में ये बैंक बना था और ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये आज भी ये बैंक है, ठीक है। अब वर्ल्ड का वो पहला बैंक बताइए जो आज के दिन नहीं है, वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट इज मेडिसी बैंक। ये आज के दिन नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग, ये अब नहीं है। ये इससे भी पहले बना था 1397 में और इटली में ही बना था, नाम था इसका मेडिसी बैंक, ठीक है। तो ये हमने वर्ल्ड के बैंक की बात की। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया कि इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा था। इंडिया का फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इट्स नॉट हिंदुस्तान, इट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये आज के दिन नहीं है। ये कलकत्ता में खुला था 1770 में, ये कोलकाता में बना था। इसकी इमेज आप ये देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके का खूबसूरत ये बड़ा सा एक बैंक बनाया था। क्यों ये ज्यादा चल नहीं सका, अब हमें उस पर चर्चा करनी है कि ये बैंक फेल क्यों हो गया। समझिए इस बात को। देखिए 1770 में कलकत्ता में ये बैंक बनाया जा रहा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ब्रिटिशर्स लोग कर क्या रहे थे? ब्रिटिशर्स लोग जहां जहां पे बंदरगाहें लगती थी, जहां जहां पे पोर्ट सिटीज लगती थी, वहां वहां अपना काम शुरू कर रहे थे। आपको पता, अपनी सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में स्टैब्लिश की थी। बॉम्बे में बहुत सारा काम करते थे वो, मैड्रास में बहुत सारा काम करते थे जिसको आज के दिन आप चेन्नई कहते हो, और कलकत्ता में जहां हुगली नदी लगती थी, जहां हुगली रिवर का पोर्ट लगता था, बहुत बड़ा बंदरगाह लगता था। बंदरगाह समझते हो ना आप लोग? शिप वाला अड्डा, जैसे बस अड्डा होता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होता है, एरोप्लेन के लिए होता है, ठीक है, जिसको हवाई अड्डा हम कह रहे हैं। ऐसे ही जो समुद्री जहाज का अड्डा होता है उसको हम पोर्ट्स कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। और अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज को भारतीयों से कोई मतलब नहीं था, अपने से कोई मतलब नहीं था। हम सुखी हैं दुखी हैं उनको फर्क नहीं पड़ता था, उनको अपना व्यापार अपना ट्रेड बढ़ाना था। तो अब वो क्या कर रहे थे? अपनी जितनी भी फैक्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे वो सारे ऐसी जगह पे कर रहे थे जहां पे पोर्ट्स लग रहे थे। ये मैंने बंगाल का एग्जाम्पल दिया आपको, यहां पे मैंने आपको मैड्रास का एग्जाम्पल दिया, यानी मद्रास चेन्नई का एग्जाम्पल दिया, और यहां पे मैंने आपको मुंबई का एग्जाम्पल दिया। अब ये लोग क्या कर रहे थे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, केवल इसी को ही अधिकार मिला था, केवल इसी को ही ये राइट मिला था कि इंडिया में जाके काम कर सकती है। अब पीछे आपको पता है ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो हो रही थी ब्रिटेन के अंदर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बहुत हाई प्रॉफिट को अर्न कर रही थी, बहुत हाई प्रॉफिट कमा रही थी। ब्रिटेन के अंदर बैकएंड में क्या हो रहा था? इस चीज की बातें उठने लगी थी ब्रिटेन के अंदर कि हमको भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इंडिया में जाके काम करना है, ईस्ट में जाके काम करना है। ब्रिटेन के ईस्ट में है ना हम, तो नाम दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। हमको भी ईस्ट में जाके काम करना है। आपने सिर्फ इसी कंपनी को ही क्यों परमिशन दी है? रानी के पास, वहां की क्वीन के पास ये मैटर पहुंचता है, पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठता है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये काम क्यों दिया गया कि आप ईस्ट में जा रहे हैं। धीरे 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 अब इनकी मोनोपोली 1813 तक खत्म कर दी जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बाकी कंपनीज भी भारत में आ सकती हैं, लेकिन वो काम 1813 यानी 1813 में होगा। अभी ये बैंक क्यों बना और क्यों फेल हुआ उसको समझ रहे हैं। अब हम क्या थे? हम ब्रिटेन की एक कॉलोनी थे। मैम कॉलोनी क्या होता है हमको नहीं पता। कॉलोनी हिंदी वाले इसको कहते हैं, हम ब्रिटेन के एक उपनिवेश थे। कॉलोनी होता है बिना लड़ाई, बिना लड़ाई मतलब आर्मी का प्रयोग नहीं किया, आर्मी का यूज नहीं किया, फोर्स का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने लॉज का प्रयोग किया, ट्रेड का प्रयोग किया। जब कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ब्रिटेन के अंदर कैपिटलिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ब्रिटेन के अंदर जो बड़े बड़े पूंजीवाद वर्ग था, यानी कैपिटलिस्ट समझते हो ना, बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर, वो जब इतना पैसा कमाने लगे कि अपने देश के अंदर यानी ब्रिटेन के अंदर जितना एक्सप्लॉयटेशन कर सकते थे उन्होंने किया, और अब वो लोग क्या करने लगे थे? अब वो दूसरे देशों की तरफ मूव करने लगे थे कि हमको दूसरे देशों से भी मुनाफा चाहिए, दूसरे देशों से भी प्रॉफिट चाहिए। और उस दूसरे देश की कहानी में कहीं बाहर हमारा भारत दुर्भाग्यवश फंस गया। अब वो लोग इंडिया में आ रहे हैं, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि हम इस प्रॉफिट को लेके ब्रिटेन में जाएंगे,
ब्रिटेन के अंदर और सारी कंपनीज हैं या पार्लियामेंट है या क्वीन है, वो इसमें से अपना शेयर मांगेंगी। तो क्यों ना मैं ब्रिटेन की जगह मैं भारत में ही एक बैंक खोल दूं, जहां पे हमारा जितना भी मुनाफा, जितना भी प्रॉफिट हम कमाते हैं इस बैंक के अंदर हम उसको जमा कर देंगे। और उन्होंने क्या किया, 1770 में 1770 में कैलकाटा में एक बैंक बना देते हैं वो, जिसको नाम दे दिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो इंडिया का पहला बैंक था 1770 में। 1770 से पहले क्या हो रहा था इसको समझोगे। 1770 से पहले ये हो रहा था, 1757 में हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी देख लिया था, प्लासी का युद्ध देख लिया था। बैटल ऑफ प्लासी हम लोग देख चुके थे। 1764 में हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर देखा था, बक्सर का युद्ध हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर देखा था। इंडियंस के दिमाग में एक पिक्चर ये क्रिएट हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स हमारे भले के लिए नहीं आए हैं, वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाने आए हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे हमारी चीजें छीनने आए हैं। तो हम लोगों को उनके साथ ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे। शुरुआत में तो हमने उनका बहुत रिस्पेक्ट दिया, हमने उनका बहुत आदर सत्कार किया, वो ट्रेड करने आए थे, हमारे यहाँ के राजाओं ने उनको उम्मीद से ज्यादा दे दिया। लेकिन धीरे धीरे अब इंडियंस को ये समझ आने लगा था कि ब्रिटिशर्स हमारे हक में ये काम नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया, अंग्रेजों ने आज तक बैंकों को समझा ही नहीं था, भारत ने आज तक बैंकों को समझा ही नहीं था। हमारा सारा लेन देन का काम कौन करते थे, जमींदार और साहूकार लोग करते थे। हमारे लिए जो जमींदार सेक्शन था सोसाइटी का, वही बैंक होता था, उसी में ही पैसे जमा करवा दिए और उसी से ही जाके हम लोन ले आए। अब एक नई दुकानदारी बना दी अंग्रेजों ने, जिसको कह रहे हैं बैंक। अंग्रेजों के साथ पहले ही भारतीयों के ट्रस्ट इशू हो चुके थे। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ये चीज अनाउंस की कि ये बैंक है, आप इसमें जमा करवा सकते हैं, आप इससे लोन ले सकते हैं, इंडियंस को यकीन ही नहीं हो रहा था। यकीन नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया, इस बैंक ऑफ हिंदुस्तान के अंदर लोन लेने बहुत सारे लोग पहुंच गए, लेकिन कोई डिपॉजिट करवाने नहीं गया। अगर डिपॉजिट ही नहीं होगा तो बैंक कहां से चलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बताया था कि डिपॉजिटर्स की भी इंपॉर्टेंस है और लोन लेने वालों की भी इंपॉर्टेंस है। अब अगर डिपॉजिट ही नहीं होगा तो क्या होगा, बैंक बर्बाद हो गया। और ये होना था और ये हो गया, ये बैंक जो है वो ज्यादा नहीं चला। इसके बाद क्या होता है, 1770 के बाद अब ब्रिटिशर्स ने पेशेंस नहीं हारे, बहुत पेशेंस था उनमें, बहुत धैर्य था। आप सोचो, जो देश 1600 में 1600 में इंडिया आ चुका है और पहली जो लड़ाई उन्होंने बड़े स्केल पे की वो 1757 में की। लगभग 150 ईयर्स उन्होंने इंडिया को सिर्फ ऑब्जर्व किया है कि भारत की कमियां क्या क्या है, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको कैसे खराब कर सकते हैं। इतना पेशेंस उनके अंदर था। 150 साल तक उन्होंने चुपचाप सिर्फ भारत के अंदर सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्वेशन किया है और ऑब्जर्व करके उन्होंने पाया कि भारत तो खुद भारतीयों के नहीं है, ये तो अपनी ही लड़ाई करते रहते हैं। बेटा बाप को मार रहा है, दामाद ससुर को मार रहा है, बेटी बाप को मार रही है। बोले ये कैसा देश है, ये तो इसको तोड़ना तो बहुत आसान है, ये तो लैंड के लिए किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। अब जब इतना धैर्य था उनमें, इतना जब साहस था उनमें, तो उन्होंने क्या किया, 1770 का बैंक फेल होने के बाद उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए, 3 मुख्यालय वाले बैंक बनाए। प्रेसिडेंसी क्या होता है, जहां पे उनके हेडक्वार्टर्स थे, जहां पे उनके हेडक्वार्टर्स थे। ये हेडक्वार्टर कहां कहां थे, एक तो था बंगाल में, ये पूरा रीजन जो है उस समय बंगाल वाला आता था, ये वाला पूरा रीजन उस समय बॉम्बे में आता था और ये वाला एक बड़ा सेक्शन उस समय मद्रास में आता था। बंगाल का खुद का एक गवर्नर था, इनका एक हेडक्वार्टर यहां बना हुआ था, एक हेडक्वार्टर इनका यहां बना हुआ था और एक हेडक्वार्टर इनका यहां बना हुआ था। इस तरीके से 3 हेडक्वार्टर यहां पे थे, इसलिए मैंने नाम दिया 3 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। मतलब वो वाली जगह की हम बात कर रहे हैं जहां पे इनके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, 1806 में बंगाल में बैंक ऑफ कैलकाटा नाम का एक बैंक बना दिया। लेकिन 1809 में इसी बैंक का नाम बदला, इसको रीनेम किया और इस बैंक को नाम रख दिया बैंक ऑफ बंगाल, जो 1809 में इन्होंने नाम बदला। यानी जो बैंक ऑफ बंगाल है वो बैंक ऑफ कैलकाटा का ही एक नया नाम है, एक अलग से बैंक नहीं बनाया, बैंक ऑफ कैलकाटा को ही नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया 1809 में। 1840 में एक और बैंक बना दिया जिसका नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में एक बैंक बनाया जिसका नाम है बैंक ऑफ मद्रास। अब क्या हुआ, ये तीनों बैंक भी इनके बहुत ज्यादा नहीं चल सके। जब ये तीनों बैंक भी इनके फेल हो गए तो अब ब्रिटिशर्स को चिंता हो रही है कि किस तरीके से हम भारत में बैंकिंग रिफॉर्म ला सकते हैं, किस तरह से हम ऐसा क्या करें कि भारत के अंदर जो हमारे बैंक वाला बिजनेस है वो भी बढ़िया तरीके से चले। अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने
एक एक्ट पास कर दिया। उस एक्ट का नाम क्या था? जॉइंट कंपनी एक्ट, जो 1860 में पास होता है। जॉइंट कंपनी एक्ट 1860 का क्या कहता है कि जितनी भी कमजोर कंपनी है, जितने भी वीक एस्टैब्लिशमेंट हैं, आप लोग उन वीक एस्टैब्लिशमेंट्स को, वीक कंपनीज को मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बना सकते हो। यही तो कर रहा है भारत अभी, मोदी जी यही तो कर रहे हैं। जितने भी कमजोर बैंक हैं सबको मिला के एक स्ट्रॉन्ग बैंक तैयार किया जा रहा है। सेम काम यहां पे चल रहा था। अब जॉइंट कंपनी एक्ट 1860 आने के बाद अंग्रेजों के दिमाग की बत्ती जलती है, बोले ये तो बिल्कुल सही कर दिया। और इन्होंने क्या किया, इन तीनों बैंकों को, कौन कौन से तीन बैंक? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज कर दिया, इन तीनों को एक बैंक बना दिया। और उसको नाम क्या दे दिया? उसको नाम दे दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नाम दे दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये काम इन्होंने 1921 में किया। एक्ट आ चुका था 1860 में, लेकिन इन्होंने इसको मर्ज किया 1921 में और नाम दे दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जब अंग्रेज लोग भारत से जाते हैं, 1947 में हम आजाद होते हैं और हम लोग ब्रिटिशर्स की सारी चीजों को अपने नाम करवाते हैं। मतलब जो चीज ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ऑक्यूपाई कर रखी थी वो सारी वो इंडिया के नाम ट्रांसफर करके जाते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, 1955 में हमने इंपीरियल बैंक को रीनेम किया और इसको नाम क्या दे दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये भारत का 100% भारत की सब्सिडरी है, 100% भारत का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 1955 में बनता है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको पहले किस नाम से जानते थे, तो आप बताएंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921 में बना। कितने बैंक्स को मर्ज करके बना? 3 बैंक्स को मर्ज करके बना। कौन कौन से 3 बैंक्स थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। इनका क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है कि इनको यूं बताइए पहले कौन सा बना फिर कौन सा बना। आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, बंगाल सबसे ऊपर है तो सबसे पहला बंगाल में बना, फिर बॉम्बे बाद में नीचे आता है तो बॉम्बे में दूसरा बैंक बना, और फिर तीसरा मद्रास बहुत नीचे आता है तो तीसरे नंबर पे आप देखेंगे पहले बंगाल बना, फिर बॉम्बे बना, फिर मद्रास बना। अगर आप मैप के अकॉर्डिंग भी इनकी लोकेशन देखोगे तो सबसे ऊपर आपको बंगाल दिखेगा, फिर आपको बॉम्बे दिखेगा और सबसे नीचे फिर आपको मद्रास दिखेगा। ठीक है। इस तरीके से ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो बन गए थे। स्लाइड्स में मैं एक चीज नहीं डाली है, मैं यहां पे ऐड कर देती हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट नॉन प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? फर्स्ट नॉन प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया मतलब एक ऐसा बैंक जो इन हेडक्वार्टर से बाहर बना था। ये तो तीनों हेडक्वार्टर में बने थे। अच्छा, क्या वजह है कि सारे काम जितने भी हो रहे थे वो सारे इन्हीं 3 जगह पे हो रहे थे? आप देखिए, पहला आरबीआई बनता है वो कैलकाटा में बनता है, पहला कॉलेज बनता है वो कैलकाटा में बनता है, पहला फोर्ट बनता है वो कैलकाटा में बनता है, पहले सुप्रीम कोर्ट जो बनती है, जो हमारी कोर्ट बनती है वो फेडरल कोर्ट, वो हमारी कैलकाटा में बनती है। सारी चीज कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में ही क्यों हो रहा था? बिकॉज ये पोर्ट सिटी थी, बड़ी बड़ी बंदरगाह लगती थी, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन से इनका लिंक था। इनके जो शिप्स आते थे ब्रिटेन से वो यहाँ पे उतर जाते थे किनारों पे, इनको डीप इंडिया में मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र में जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्हीं 3 जगह को डेवलप करना शुरू कर दिया। और आज के दिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर मेट्रो सिटीज कौन कौन सी हैं, तो 4 महानगर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कैलकाटा। ये वही है जहां पे ब्रिटिशर्स ने शुरू से ही डेवलपमेंट करना शुरू किया। दिल्ली तो क्यों उभर के आया? बिकॉज मुगल लोग जो हैं इन्होंने अपनी राजधानी यहां बना ली थी, अपना कैपिटल यहां बना लिया था और बहुत लंबे समय तक यहां पे शासन किया था राजा महाराजाओं ने। तो आज के दिन आप देखोगे जो ये मेट्रो सिटीज है, ये क्यों मेट्रो सिटीज हैं? क्योंकि उस समय से लगभग 1600 से इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है और इसी वजह से ये आज बाकी सिटीज से ज्यादा डेवलप्ड है। समझ रहे हो? तो हम अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि पहला नॉन प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था, मतलब ऐसा बैंक जो इनके हेडक्वार्टर से बाहर बना था, वो था 1865 का बैंक ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इलाहाबाद। कहां बना था? इलाहाबाद में ही बना था 1865 में। पेपर में पूछ लिया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट इज, और कौन कौन से क्वेश्चन बैंकिंग की हिस्ट्री से पूछा जाता है। फिर पूछ लेते हैं कि पहला पार्शियली मैनेज्ड इंडियन बैंक कौन सा था।
जिसमें कुछ पैसा ब्रिटिश इंडिया का लगा हुआ था और कुछ पैसा लंदन की गवर्नमेंट का लगा हुआ था। ऐसा कौन सा था जो पार्शली हमने मैनेज किया और पार्शली लंदन की गवर्नमेंट ने मैनेज किया? पार्शली का मतलब हिंदी में होता है आधा, आधे से याद रखोगे ओध, ठीक है, आधे से याद रखेंगे ओध, आधा यानी आंशिक रूप से पहला भारतीय बैंक, आधा भारतीय बैंक, फर्स्ट पार्शली मैनेज्ड इंडियन बैंक, ओध कमर्शियल बैंक था। ये 1881 में फैजाबाद में यूपी में बना था। फैजाबाद जिसको आज के दिन यूपी में अयोध्या नाम से जाना जा रहा है, जहां पे राम मंदिर बना है, जहां पे राम लला का जन्म हुआ है, बहुत बड़ा विवाद एक उठा था वहां पे। तो फैजाबाद में फर्स्ट पार्शली मैनेज्ड इंडियन बैंक ओध कमर्शियल बैंक के नाम से बनता है। याद कैसे रखेंगे? आधा ओध, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीटली ओन्ड इंडियन बैंक कौन सा था जिसमें पूरा का पूरा पैसा ब्रिटिश इंडिया का लगा हुआ था, लंदन की गवर्नमेंट ने जिसमें पैसा नहीं लगाया था? दैट वाज पंजाब नेशनल बैंक, 1894 में बना था, ये लाहौर में बनाया था। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को। बचपन में कहते थे ना लाला जी ने केला खाया, अब याद रखेंगे लाला जी ने बैंक बनवाया, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक किसने बनवाया? लाला लाजपत राय ने 1894 लाहौर में। ये कंप्लीटली ओन्ड इंडियन बैंक था, इसमें लंदन की गवर्नमेंट का कुछ पैसा नहीं लगा हुआ, पूरा का पूरा पैसा जो है वो ब्रिटिश इंडिया का लगा था। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, पहला स्वदेशी बैंक कौन सा था? पहला स्वदेशी बैंक, स्वदेशी मतलब कि इसमें स्टाफ भी भारत का है, इसमें पैसा भी भारत का है, इसमें जमा करवाने वाले भी भारतीय हैं, सब कुछ भारत का है। फर्स्ट स्वदेशी बैंक कौन सा था? ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1911 में मुंबई में बना था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द बैंक वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी? ऐसा कौन सा बैंक था जिसका इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने किया, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया? ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में बना था 1919 में। ये वही समय है जब जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी ब्रांचेस सबसे पहले फॉरेन में लगी, जिसकी ब्रांचेस सबसे पहले विदेशों में खुली? ये बैंक था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भारत में कब बना था? 1906 में मुंबई में, ठीक है। लेकिन इसकी जो पहली ब्रांच लगी थी वो लंदन में लगी थी 1946 में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा इंडियन बैंक था जिसकी ब्रांच सबसे पहले फॉरेन में बनी थी, तो आप बताएंगे ये बैंक ऑफ इंडिया था, 1906 में इंडिया में खुला था और 1946 में इसकी पहली ब्रांच लंदन में ओपन हुई थी, ठीक है। तो ये हमने हिस्ट्री को लेके कुछ चीजें की। अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं कि आरबीआई की हिस्ट्री को लेके क्या क्या बातें पूछ ली जाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री को लेके क्या क्या बातें पूछ ली जाती है। अब देखो हुआ क्या था, आरबीआई की बातें बहुत पहले से चल रही थी। अब 1926 में, क्योंकि बैंक्स का रिफॉर्म जो है भारत के अंदर कभी हो ही नहीं सका तरीके से, आज भी बैंक्स के अंदर इतनी सारी कमियां हैं जिसको दिन प्रतिदिन नई नई सरकार आके रिफॉर्म्स करती रहती है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको किसने रिकमेंड किया कि हमको आरबीआई बनाना चाहिए, किसने इस चीज का सुझाव दिया कि हम लोगों को आरबीआई बनाना चाहिए? 1926 में एक रॉयल कमीशन आता है। रॉयल कमीशन का मतलब है राजा महाराजाओं ने भेजा था ब्रिटेन से, ये कमीशन आता है जिसका नाम था यंग हिल्टन कमीशन। इसका जो चेयरमैन था, 3 लोग आए थे ये, इसका चेयरमैन था यंग हिल्टन, तो नाम दे दिया यंग हिल्टन कमीशन। इसने ये कहा कि आरबीआई बनाना चाहिए भारत के अंदर अगर आप बैंकिंग रिफॉर्म्स लाना चाहते हो तो आप लोगों को आरबीआई बनाना चाहिए। ये जितनी भी मैं इमेजेस डालती हूं ये आप लोगों के देखने के लिए डालती हूं, इट इज नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। आप लोग क्या करेंगे, आप जैसे लोगो होता है ना, इन लोगोस को सर्च किया करो ताकि आप लोग अगर जिंदगी में कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है, या आप ऐसा समझे आप केबीसी में ही बैठे हो, वहीं पे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि ये लोगो किसका है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कहीं कहीं एग्जाम्स में, तो आपको ये लोगो वोगो सब कुछ मैं दिखाऊंगी साथ साथ और आपको इन पे ध्यान देना है। इसको जस्ट ऐसे नहीं बस ये टाइम पास नहीं समझना इसको, ये लोगो यहाँ लगे हैं तो किसी पर्पस के लिए लगे हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि इंडियन करेंसी और फाइनेंस के लिए किसने सबसे पहले आरबीआई के लिए रिकमेंडेशन दी थी, तो आप बताएंगे यंग हिल्टन कमीशन ने आरबीआई के लिए रिकमेंडेशन दी थी 1926 में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1927 में आरबीआई बनाने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, लेकिन वो फेल हो गया, वो नहीं चल सका,
इसके बाद फिर से एक कोशिश की गई, 1933 में फिर से एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया और अब की बार वो पास हो गया। पास कब हुआ? आरबीआई एक्ट 1934 में बन गया। 1934 में आरबीआई बनाने के लिए एक्ट पास हो चुका था। आरबीआई अभी नहीं बना है, अभी सिर्फ एक्ट पास हुआ है। क्या मतलब हुआ मैम? हम नहीं समझे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, इसको ऐसे समझें कि अभी आरबीआई नहीं बना है, हमने आरबीआई के काम पहले लिख दिए, हमने आरबीआई की पावर्स पहले लिख दी कि जब आरबीआई बनेगा तो वो ये फंक्शन करेगा, जब आरबीआई बनेगा तो उसके पास ये XYZ पावर्स होंगी, वो किसी को लाइसेंस दे सकता है, वो किसी बैंक की ब्रांच एक्सपेंशन की परमिशन दे सकता है, वो करेंसी प्रिंट कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। यानी आरबीआई की सारी पावर्स जो हैं आरबीआई एक्ट 1934 में लिख दी गई थी, जो कानून 1934 में बना था। आरबीआई अभी नहीं बना है, अभी सिर्फ कानून पास हुआ है। तो आरबीआई कब बना? आरबीआई बना 1 अप्रैल 1935 में। और कहां बना था? यह भी कोलकाता में बना था। लेकिन आप कहोगे मैम अभी तो आरबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। बिल्कुल बॉम्बे में है, लेकिन इनिशियली जब ये बना था ये कोलकाता में बना था और अक्टूबर 1937 में इसको बॉम्बे शिफ्ट किया गया था। इट वॉज शिफ्टेड टू बॉम्बे, इसको बॉम्बे में शिफ्ट किया गया था अक्टूबर 1937 में। अब एक बहुत बढ़िया फीचर है ये आरबीआई का, जो आपको किताबों में देखने के लिए नहीं मिलेगा, कि इसने म्यांमार और पाकिस्तान के लिए भी काम किया है। जो हमारा आरबीआई है वो भारत के साथ साथ बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं आज के टाइम पे, और पाकिस्तान के लिए भी काम कर चुका है। क्या मतलब हुआ? लेट अस अंडरस्टैंड, समझते हैं। देखिए हुआ क्या था। आपको पता है कि जो बर्मा है, जो म्यांमार जिसको हम कहते हैं बर्मा, ये 1937 तक इंडिया का ही हिस्सा था। इसके ऊपर भी ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था। बाद में जापानीज ने इनके ऊपर ऑक्यूपेशन कर लिया था, जापानीज ने इनको हथिया लिया था और इसको भारत से अलग कर दिया। 1937 में। जब इसको अलग किया तब इसका खुद का कोई सेंट्रल बैंक नहीं था, लेकिन 1937 में हमारा आरबीआई बन चुका था। तब बर्मा गवर्नमेंट ने यह कहा कि जब तक हमारा सेंट्रल बैंक नहीं बनता, प्लीज आप आरबीआई को कहो कि हमारे देश का काम भी संभाल ले। तो आरबीआई ने उस समय बर्मा का काम भी संभाला। फिर उसके बाद ये संभाला उसने जून 1947 तक। जून 1947 तक उसके बाद उनका खुद का एक सेंट्रल बैंक बन गया था। ऐसे ही जब पाकिस्तान आजाद होता है अगस्त 1947 में, तो पाकिस्तान का भी खुद का कोई सेंट्रल बैंक नहीं था और आज से पहले भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान। भारत का हिस्सा था तो भारत के ही साथ सारा काम धाम करता था। तो पाकिस्तान ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप आरबीआई को कहो कि हमारे अकाउंट्स भी मेंटेन कर दे। और जून 1948 में पाकिस्तान का खुद का बैंक बन जाता है, जिसको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जैसे भारत का आरबीआई है, ऐसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जून 1948 में बन जाता है। और जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन जाता है तो आरबीआई को कहा गया कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ भारत का काम संभालो, अब तुम्हें पाकिस्तान के अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के आरबीआई ने और किन देशों का कार्यभार संभाला या और किन देशों का काम किया, तो आप बताएंगे बर्मा का और पाकिस्तान का। ठीक है, ऑल्सो वर्कड फॉर म्यांमार एंड पाकिस्तान टिल 1947। इसके बाद बारी आती है आरबीआई के गवर्नर्स की, कि गवर्नर कौन रहे, कब रहे, इसको समझते हैं। आरबीआई के जो पहले गवर्नर रहे थे, फर्स्ट गवर्नर जो थे आरबीआई के, उनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। 1935 से 1937 तक उन्होंने चेयर संभाली थी। फिर सेकंड गवर्नर आए जेम्स टेलर 1937 से 1943। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम क्या सारे गवर्नर याद करने हैं? नो, जितने मैं क्लास में बता रही हूं बस उतने ही गवर्नर तुमको याद रखने, इससे फालतू आपको नहीं करना है। सेकंड आरबीआई गवर्नर जेम्स टेलर थे 1937 से 43। फिर आते हैं थर्ड आरबीआई गवर्नर जो इंडियन थे, ये दोनों ब्रिटिशर्स थे। अब थर्ड आरबीआई गवर्नर आते हैं जिनका नाम है सीडी देशमुख। ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? ये थे सीडी देशमुख, जो 1943 से 1949 तक रहे। फिर उसके बाद आते हैं सर बेनेगल रामाराव। सर बेनेगल रामाराव, इनको किस नाम से, इनको किस तरीके से जाना जाता है?
ये वो आरबीआई गवर्नर थे जिन्होंने लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए काम किया, मतलब बहुत सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए किसने आरबीआई में एज अ गवर्नर काम किया, उनका नाम था सर बेनेगल रामा राव। उन्होंने 1949 से 1957 तक काम किया, बहुत लंबे साल काम किया, 1949 से 1957। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे गवर्नर हैं जो लॉन्गेस्ट टेन्योर बिता के गए हैं, दैट इज सर बेनेगल रामा राव। ठीक है, फिर सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा टेन्योर किसका रहा, ये रहा अमिताभ घोष का। अमिताभ घोष ओनली फॉर 20 डेज। ये 15 जन 1985 को आए थे और 4 फेब 1985 को इनसे चेयर जो है वो खाली करवा ली जाती है। ये है अमिताभ घोष जो शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए आरबीआई गवर्नर बनते हैं। ठीक है, अब क्या कोई भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी आरबीआई गवर्नर भी रहे हो? बिल्कुल रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। जब पीवी नरसिम्हा राव 1991 में हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। कब? 1982 से 1985 तक आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कब रहे आरबीआई गवर्नर? 1982 से 1985 तक। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला आईआईटीएन ऐसा कौन सा था? ऐसा आरबीआई गवर्नर बताओ जो आईआईटीएन थे, जिन्होंने आईआईटी क्रैक की हुई थी। ये इंजीनियर थे, फिजिक्स में इन्होंने पढ़ाई की आईआईटी खड़गपुर से। इनका नाम था डी सुब्बा राव, जो 2008 से 2013 तक आरबीआई गवर्नर संभालते हैं। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। ठीक है, फिजिक्स में इन्होंने मास्टर्स भी की और फिजिक्स में ही इन्होंने ग्रेजुएशन भी की। आईआईटीएन थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फर्स्ट आईआईटीएन जिसने आरबीआई गवर्नर की पोस्ट संभाली, दैट वाज डी सुब्बा राव। ठीक है, 2008 से 2013। फिर सीधा आ जाते हैं 23rd आरबीआई गवर्नर जो थे रघुराम राजन, 2013 से 2016 तक रहे। 24th आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित आर पटेल। इन्हीं के ही समय में न्यू करेंसी प्रिंट हुई थी। इन्हीं के ही समय में न्यू करेंसी प्रिंट हुई थी, 2000 वाली। नए नोट आए थे जो 500 वाले, उन पे साइन आप देखोगे डॉक्टर उर्जित आर पटेल के ही हैं। 2016 से 18 तक रहे। 25th आरबीआई गवर्नर जो अभी रिसेंट में है, एट प्रेजेंट अभी यही चेयर को संभाले हुए हैं, उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास, जो 2018 से आज तक हैं और ना जाने कब तक रहेंगे। 2021 में फिर से इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप एक बात समझ रहे हैं, आप एक चीज को देखना, पहला आरबीआई गवर्नर 2 साल, फिर ये बहुत लंबा साल, फिर ये बहुत लंबे साल, फिर ये बहुत ही लंबे साल, सर बेनेगल रामा राव। फिर आप देख रहे हो कहीं पे 2 साल, कहीं पे 10 साल, कहीं पे 5 साल। एक चीज तो समझ आ गई होगी कि आरबीआई गवर्नर का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है। वो फिक्स नहीं है। जब तक उसकी कंसेंसस बनी रहती है गवर्नमेंट के साथ, जब तक उसकी दोस्ती यारी या मैं कहूं मिल बांट के हारमनी में, भाईचारे में काम करते रहते हैं, तब तक वो बने रहते हैं आरबीआई गवर्नर। जैसे ही उसके मतभेद होने लगते हैं भारत सरकार से, आरबीआई गवर्नर बदल दिया जाता है। तो यहां पे यही हुआ। रघुराम राजन कुछ विवादों में आ गए इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इंडियन गवर्नमेंट कुछ उनकी बातें नहीं मान रही थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। डॉक्टर उर्जित आर पटेल, ये बहुत सारा पैसा डिविडेंड, लाभांश, यानी आरबीआई क्या करता है, जितना भी प्रॉफिट होता है ना आरबीआई को, उसमें से एक हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। फिक्स होता है वो हिस्सा कि 30% ही देंगे, 40% ही देंगे। लेकिन भारत गवर्नमेंट 2019 में, क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे 2019 में, गवर्नमेंट को कैंपेनिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। बहुत सारा पैसा चाहिए था, तो उन्होंने आरबीआई को कहा कि ऐसा करो, हमको अब थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दीजिए। थोड़ा सा ज्यादा पैसा देने के लिए उर्जित आर पटेल ने मना कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा या तो तुम खुद इस्तीफा दे दो, नहीं तो फिर हम लेंगे। तो आरबीआई गवर्नर उर्जित आर पटेल ने खुद से रेजिग्नेशन दे दिया था। अभी 25th आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, और अभी काम कर रहे हैं। 2018 में इनकी पोस्टिंग हुई थी और अभी तक ये काम कर रहे हैं। ये था हमारी आज की क्लास के लिए। अब हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला एमसीक्यू आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है। दिस पोस्ट हैज फिक्स्ड टेन्योर, क्या इसका टेन्योर फिक्स रहता है? हमने अभी अभी देखा नो, इसका टेन्योर फिक्स नहीं रहता। ऑसबोर्न स्मिथ हमारे पहले आरबीआई गवर्नर थे,
यस थे, तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 2. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, तो आंसर विल बी ओनली 2. नेम द बैंक इनोग्रेटेड बाय महात्मा गांधी. कौन से बैंक को महात्मा गांधी ने इनोग्रेट किया था? ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. 1919 में जो बना था बॉम्बे के अंदर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इनोग्रेट किया था. थर्ड एमसीक्यू क्या कह रहा है? फाइंड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको गलत स्टेटमेंट छांटनी है. पहला है बैंक कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ इकोनॉमी. हमने समझा था, बिल्कुल सही बात है. डी सुब्बाराव हैज एक्टेड एज आरबीआई गवर्नर फॉर शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड. बिल्कुल गलत बात है. डी सुब्बाराव तो एक आईआईटीएन थे और हमने इसीलिए इनको पढ़ा है कि पहले आईआईटीएन, ऐसे एकमात्र आरबीआई गवर्नर जिन्होंने आईआईटी किया था, जो आईआईटीएन थे, वो थे डी सुब्बाराव. सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर तो अमिताभ घोष का था. सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर. तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट सही है, तो आंसर विल बी बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम द कमीशन रिकमेंडेड फॉर आरबीआई. उस कमीशन का नाम बताइए जिसने आरबीआई के लिए रिकमेंड किया, आरबीआई के लिए सुझाव दिया. क्या वो साइमन कमीशन था? क्या वो यंग हिल्टन कमीशन था? केलकर कमीशन था या स्मिथ कमीशन था? इसका नाम क्या है? यंग हिल्टन कमीशन. इसने आरबीआई के लिए रिकमेंड किया था. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इस सेशन के लिए हम इतना ही करेंगे और आई होप आप लोगों को इतना समझ आया है. नेक्स्ट सेशन में और कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर.